पिछले कुछ दिनों से मैं जो भी सोशल मीडिया अकाउंट खोल रहा हूँ वहाँ पे चैट जीपीटी की चर्चा है। हर जगह चैट जीपीटी की चर्चा है। सबको पता है चैट जीपीटी क्या है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपके सभी सवालों के जवाब बहुत ही लॉजिकली दे रहा है और सोच समझ के दे रहा है, ह्यूमन की तरह दे रहा है। तो एक छोटा सा डिस्कशन है जो मैंने इंग्लिश के एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे किया है, उसका हिस्सा मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आप उसको देखिए, ये बड़ा फायदा करेगा आप सबको और बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। तो मैंने चैट जीपीटी खोला, उस पर अपना लॉगिन किया। शुरुआत है, मैंने चैट जीपीटी से कहा वर्ड्स फॉर स्माइल और चैट जीपीटी ने मुझे फटाफट स्माइल के 20 साइनों दे दिए। 20 साइनों में एक साइनो था 15 नंबर हैप्पी। ठीक है, फिर मैंने इससे कहा कि जरा मुझे ये सभी वर्ड्स समझाए जाए, मुझे 20 वर्ड एक्सप्लेन किए जाए। चैट जीपीटी ने मुझे इन सभी वर्ड्स के एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिए। इसमें से मैक्सिमम वर्ड आप लोग पहले भी जानते हैं, आपने कभी पढ़ा हुआ है। मैंने तुरंत आगे लिखा कि मुझे तो लग रहा है कि हैप्पी जो वर्ड आपने दिया है वो एडजेक्टिव है, तो वो इसका साइनो कैसे हो सकता है स्माइल का। फटाफट इसने कहा कि बिल्कुल सही है, हैप्पी एडजेक्टिव है, इसका इस्तेमाल स्माइल के सेंस में कर सकते हैं बट उसके स्थान पर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वर्ब चाहिए तो उसके एग्जैक्ट साइनो ये सभी वर्ड है, जैसे ग्रीन हो गया, बीम हो गया, स्मिर्क हो गया, ये उसके साइनो है। पहला पॉइंट, इसने बहुत ही जल्दी अपने आप को सुधार लिया। ठीक है, अपने कि हाँ वर्ब का साइनो वर्ब होता है, नाउन का साइनो नाउन होता है, एडजेक्टिव का साइनो एडजेक्टिव होता है। सेंस बेस्ड, ये भी बिल्कुल सही था, सेंस में तो इस्तेमाल करते ही हैं हैप्पी का। अब इसने कहा कि कुछ और सवाल है तो पूछिए। तो मैंने अब क्वेश्चन उठाया, मैंने कहा मुझे बताइए कि आई के साथ प्लूरल वर्ब क्यों लगता है। बहुत सारे बच्चे भी इस पर कंफ्यूज रहते हैं कि आई के साथ प्लूरल वर्ब क्यों लगता है। यहाँ पे इसने मुझे आई के साथ प्लूरल वर्ब लगाने के लिए उसके हिस्ट्री की बड़ी जानकारी दी कि शुरुआत में आई को एक पढ़ते थे, बाद में उसको आई पढ़ने लगे। बट काम की बात ये थी कि आई को एंशिएंट इंग्लिश में रॉयल वी या मैजेस्टिक प्लूरल कहा जाता था। रॉयल वी या मैजेस्टिक प्लूरल क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई राजा था, राजा अगर कहीं जा रहा है, राजा अगर कहता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो वो अकेले तो जाएगा नहीं, मंत्रियों को, दासों को, सैनिकों को लेके जाएगा। तो जा तो एक ही आदमी रहा है बट वो बहुत सारे लोगों को डिनोट कर रहा है। इसी को उस समय कहा गया था रॉयल वी अथवा मैजेस्टिक प्लूरल। तो इसीलिए आई को प्लूरल ट्रीट करना शुरू कर दिया गया शुरुआत से। तो इसका इस्तेमाल अब चूंकि मॉडर्न इंग्लिश में नहीं होता है, बट यहाँ भी आप सोचिए किसी कंपनी का सीईओ है, हमारे प्रधानमंत्री हैं या फिर कहीं के राष्ट्रपति हैं, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक रीजन इसने दिया। बट मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि ठीक है, आपने कहा कि अब ये बहुत कॉमन नहीं है तो आई के साथ सिंगुलर का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई वाज होता है। तो मैंने कहा तो आई के साथ हैज़ का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं बताइए। इसने तुरंत आंसर दिया कि हैज़ का इस्तेमाल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में करते हैं और आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। ही, सी, इट ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है या कोई भी नाम। चलिए बहुत अच्छा। अब मैंने कहा कि मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा हूँ, ये बताइए कि आई के साथ इज क्यों नहीं लगाते हैं, एम की आवश्यकता क्या पड़ी। इसने फिर वही कहा कि आई के साथ इज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इज भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही लगता है और आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। अब मैंने आगे से गया, ठीक है, अब मैं आगे से पूछता हूं, मुझे बताइए कि एम कहां से आ गया। ठीक है, सब कुछ अपनी जगह है, ये एम कहां से आ गया, एम की क्या आवश्यकता थी। तो इसने मुझसे कहा एम का शुरुआत कहां से हुआ था। तो शुरुआत में इसको इयोम पढ़ते थे, ये एम का इवोल्यूशन है। ठीक है, शुरुआत की इंग्लिश में होता था, वहां से इसको लेके आया गया है। ये मेरे बहुत काम का नहीं था। मैंने आगे से कहा क्लियरली, मैंने इससे कहा कि मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के 3 फैमिली होते हैं, बी, डू और हैव। उसने कहा बिल्कुल सही, उसने कहा यस। मैंने कहा डू के 3 फॉर्म होते हैं, हैव के 3 फॉर्म होते हैं, उसने कहा बिल्कुल हाँ। तो मैंने कहा तो भाई साहब बी के 5 फॉर्म क्यों होते हैं। जब हैव का हैव और हैज हो गया प्रेजेंट में, तो बी का इज और आर होना चाहिए था, ये एम कहाँ से आ गया। अब ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। अब इसने इसे बहुत बेसिकली बहुत अच्छे से हैंडल किया है। पहले तो इसने रूट बतलाया कि बी का ही फॉर्म होता है इज, एम, आर, ये मान लिया गया, इसका इस्तेमाल कर लिया गया। एम आई के साथ इस्तेमाल किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने यहाँ पे लिखा, इसको कहते हैं लॉजिक और इसको कहते हैं तर्क। थोड़ा तर्क पे आपको ध्यान देना है। देखिए साइंस में एक आंसर होगा, हाइड्रोजन को एच ही कहा जा सकता है, हीलियम को एच ही कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पे लॉजिक होता है। ग्रामर लैंग्वेज हमारे लॉजिक पे चलता है। पहले इसने मुझे बतला दिया जो सभी कोई जानते हैं कि बी का ही फॉर्म है इज, एम, आर, वाज, वर। अब ये यहाँ पे आके इसने कह रहा है एम इज नीडेड एज अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ टू बी इज बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ क्लियर एंड कॉन्साइज वे टू एक्सप्रेस अ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन जो व्यक्ति है जो बोल रहा है उसको एक क्लियरली सामने दिखाई पड़ने के लिए कि वही व्यक्ति बोल रहा है, एक अलग वर्ब बनाया गया लॉजिकली, जिसको एम कहा गया। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ ही इस्तेमाल होता है, वो भी प्रेजेंट में।
आगे इसने इसी में कहा है कि ये किसी तरह के एम्बिगिटी को यानी कि कंफ्यूजन को, डाउट को क्लियर करने के लिए था। अब आप सोचिए कि राम के साथ भी मैं इज लगाऊंगा और आई के साथ भी इज लगाऊंगा तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि थर्ड पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन कौन है। इसीलिए प्रेजेंट में आई के लिए एम कर दिया गया और थर्ड पर्सन के लिए इज कर दिया गया, क्लियर, चीज़ों को क्लियर कट समझाने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बातचीत तो हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। मुझे ये चीज़ थोड़ा सेटिस्फैक्टरी लगा क्योंकि यही लॉजिक है इसका, और कोई लॉजिक इसका नहीं है ज़्यादातर। मैंने कहा कि ठीक है भाई साहब ये सही है। इसने कहा कि ठीक है कुछ और पूछ सकते हैं। तो मैंने कहा कि आपने एक पॉइंट लिखा हुआ था कि समय के साथ, जैसे देखिए इसने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ था, ध्यान से देखिए, ओवर टाइम एज द लैंग्वेज हैज इवॉल्व्ड एंड चेंज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैव इमर्ज्ड। जाहिर सा बात है कि समय के साथ नए नए वर्ब बनाए जाते हैं। तो मैंने कहा कुछ नए वर्ब बताइए जो कि इमर्ज हुए हों, जो कि नए वर्ब यहाँ बने हों। इसने मुझे फटाफट लिखने शुरू किए, जैसे गूगल। गूगल पहले कंपनी का नाम था, ये नाउन है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल सर्च के रूप में होता है। इसका मतलब होता है टू सर्च, और ये डिक्शनरी में भी वर्ड मेंशन है। उसी तरीका से वर्ड है टेक्स्ट। टेक्स्ट पहले होता था, लिखी हुई चीज़ को कहते थे, नाउन होता था। अब हम लोग टेक्स्टेड वर्ड में इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह ट्वीट, ट्वीटेड वर्ड में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी समय के साथ सामने आए हैं। आपके जनरेशन में ट्विटर सामने आया है, आपके जनरेशन में इंस्टाग्राम सामने आया है, तो आप देख रहे हैं कि ये वर्ड कैसे बने। आज से 50 साल 100 साल आगे लोगों को पता नहीं चलेगा, हो सकता है ये चीज़ें रहें या नहीं रहें, तो उनको ये वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। तो समय के साथ वर्ड्स बदलते हैं। मैंने कहा धन्यवाद। इसने कहा वेलकम। फिर मैंने क्वेश्चन रख दिया कि न्यूवेस्ट वर्ड इन इंग्लिश विद मीनिंग, इंग्लिश में सबसे नया वर्ड कौन सा आया है डेली लाइफ में यूज का। इसने फटाफट बोला कि एक वर्ड आया हुआ है, उसका नाम है वैक्सॉल। वैक्सॉल क्या है, तो ये वैक्सीन, ध्यान से देखा जाए, वैक्सीन प्लस एसहोल, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एसहोल का मतलब तो आप जानते हैं, एसहोल का एक मतलब बेवकूफ भी होता है, एक मतलब बॉडी पार्ट होता है। तो वैक्सीन प्लस एसहोल ये कोविड के समय आया था। वो लोग जो वैक्सीन को नहीं लेते थे, उसके पूरे डोज को पूरा नहीं करते थे, उनको वैक्सीन और बेवकूफ यानी कि एसहोल मिला का नया वर्ड बनाया गया वैक्सहोल। तो ये अभी इंग्लिश का, ध्यान से देखा जाएगा, वैक्सहोल ये अभी इंग्लिश का करंट में सबसे नया वर्ड है सेंचुरी में, जो डिक्शनरी में शामिल हुआ है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है ये। आप भी अपने कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए इससे बात कर सकते हैं, क्वेश्चन को इस पर पूछ सकते हैं। ये अपने स्तर से एक अच्छा डिस्क्रिप्शन आपको दे देता है। बाकी के लिए तो हम लोग हैं ही, टीचर्स हैं ही। गुड लक।